मित्रों, जिम कॉर्बेट की बुक द चौगढ़ टाइगर का ये 7वां भाग है। मैंने पिछले भाग में बताया था कि वह आदमखोर बाघिन मुझे अपना शिकार बनाने के लिए मेरा पीछा कर रही थी और रास्ते में मेरी मुलाकात उस चरवाहे से हो गई। मैं उस चरवाहे को हिदायत देकर कि बाघिन यहाँ आसपास ही है, तुम अपनी भैंसों को लेकर अपने घर चले जाओ। और चरवाहे ने कहा कि जैसे ही मेरी भैंसें चरते हुए मेरे पास आ जाएंगी, मैं यहाँ से अपनी भैंसों को लेकर चला जाऊंगा। मेरे कुछ दूर आगे बढ़ने के बाद ही इत्तेफाक से उस बाघिन की मुठभेड़ इस बदनसीब आदमी से हो गई और उसने इसे अपना शिकार बना लिया। अब आगे की कहानी कंटिन्यू करते हैं। जिम कॉर्बेट आगे बताते हैं कि अगले फरवरी में मैं डालकनिया लौट आया। पिछली गर्मियों में मेरे जिले से जाने के बाद से एक बड़े इलाके में कई लोग मारे गए थे और बहुत से घायल हुए थे, क्योंकि बाघिन का पता नहीं था और किसी भी जगह उसे मिलने की संभावना बराबर थी। इसलिए मैंने वापस लौटने और उस जगह पर डेरा डालने का फैसला किया, जिससे मैं अब अच्छी तरह परिचित था। डालकनिया पहुंचने पर मुझे बताया गया कि पिछले शाम एक गाय मारी गई थी, उसी पहाड़ी पर जहां भालू का शिकार हुआ था। जो लोग उस समय मवेशियों को चरा रहे थे, उन्हें पूरा यकीन था कि जिस जानवर को उन्होंने गाय को मारते हुए देखा था, वह एक बाघिन थी। गाय का शव एक सुनसान खेत के किनारे कुछ पहाड़ियों के पास पड़ा था और जहां मेरा तंबू लगाया जा रहा था, वहां से वह साफ दिखाई दे रहा था। गिद्ध उस शव के ऊपर चक्कर लगा रहे थे और अपनी दूरबीन से देखने पर मैंने पाया कि उनमें से कई पक्षी शव के बाईं ओर एक पेड़ पर बैठे थे। इस बात से कि शव खुले में पड़ा था और गिद्ध उस पर उतरे नहीं थे, मैंने यह नतीजा निकाला कि गाय को एक तेंदुआ ने मारा है और वह तेंदुआ शव के बिल्कुल पास ही छिपा बैठा है। जिस खेत में गाय पड़ी थी, उसके नीचे की जमीन बहुत ढलान वाली थी और घनी झाड़ियों से ढकी हुई थी। आदमखोर जानवर अभी भी आजाद घूम रहा था, इसलिए रास्ते से आगे बढ़ना ठीक नहीं था। दाईं ओर एक घास वाली ढलान थी, लेकिन यहाँ की जमीन इतनी खुली थी कि मैं बिना किसी नजर में आए शव तक नहीं पहुंच सकता था। एक गहरी घने पेड़ों वाली खाई जो पहाड़ी की चोटी के पास से शुरू होकर सीधे नंदौर नदी तक जाती थी, शव से थोड़ी ही दूरी से गुजर रही थी। जिस पेड़ पर गिद्ध बैठे थे, वह इसी खाई के किनारे उगा हुआ था। मैंने इसी खाई वाले रास्ते से आगे बढ़ने का फैसला किया। जब मैं गांव वालों की मदद से शिकार तक पहुंचने की योजना बना रहा था, जो उस इलाके के चौपे चौपे से वाकिफ थे, तब मेरे आदमियों ने मेरे लिए चाय तैयार कर दी थी। अब दिन ढलने लगा था, लेकिन अगर मैं तेजी से चलता तो रात होने से पहले शव तक पहुंचकर वापस अपने डेरे पर लौटने के लिए मेरे पास बस थोड़ा सा ही समय बचता। रवाना होने से पहले मैंने अपने आदमियों को चौकस रहने का निर्देश दिया। अगर गोली चलने की आवाज सुनने के बाद वे मुझे शिकार के पास खुले मैदान में देखते, तो उनमें से 3 या 4 लोगों को तुरंत कैंप छोड़कर खुले मैदान से होते हुए मेरे पास आ जाना था। दूसरी तरफ अगर मैंने गोली नहीं चलाई और सुबह तक वापस नहीं लौटा, तो एक तलाशी दल बनाया जाना था। घाटी रास्पबेरी की झाड़ियों से भरी हुई थी और बड़े बड़े पत्थरों से अटी पड़ी थी, और क्योंकि हवा ढलान की तरफ बह रही थी, इसलिए मेरी चाल धीमी थी। एक मुश्किल चढ़ाई के बाद
मैं आखिर उस पेड़ तक पहुंच गया जिस पर गिद्ध बैठे थे, लेकिन वहां पहुंचकर पता चला कि उस जगह से शिकार दिखाई नहीं दे रहा था। वह सुनसान खेत जो मेरी दूरबीन से देखने पर बिल्कुल सीधा लग रहा था, असल में मुझे चांद के आकार का दिखा। अपने सबसे चौड़े हिस्से में यह 10 गज चौड़ा था और दोनों सिरों पर पतला होकर एक बिंदु जैसा हो गया था। इसके बाहरी किनारे पर घनी झाड़ियां थी और भीतरी किनारे से पहाड़ी एकदम नीचे की तरफ ढलानदार थी। जहां मैं खड़ा था वहां से खेत का सिर्फ 2/3 हिस्सा ही दिखाई दे रहा था। बाकी 1/3 हिस्सा जहां शिकार पड़ा था उसे देखने के लिए या तो मुझे एक लंबा चक्कर लगाकर दूसरी तरफ से आना पड़ता या फिर उस पेड़ पर चढ़ना पड़ता जिस पर गिद्ध बैठे थे। मैंने दूसरा तरीका चुना। जहां तक मैं अंदाजा लगा सकता था वह गाय पेड़ से लगभग 20 गज की दूरी पर थी और यह भी पूरी तरह मुमकिन था कि जिस जानवर ने उसे मारा था वह मुझसे उससे भी कम दूरी पर हो। उस शिकारी जानवर को बिना डिस्टर्ब किए पेड़ पर चढ़ना एक नामुमकिन काम होता और अगर वहां गिद्ध न होते तो मैं ऐसा करने की कोशिश भी न करता। अब तक उस पेड़ पर लगभग 20 गिद्ध जमा हो चुके थे और नए गिद्धों के आने से उनकी संख्या लगातार बढ़ रही थी। क्योंकि ऊपर की डालियों पर जगह कम थी, इसलिए वहां पंखों की फड़फड़ाहट और आपस में झगड़ने की काफी आवाजें आ रही थी। वह पेड़ पहाड़ी से दूर बाहर की तरफ झुका हुआ था। जमीन से लगभग 10 फुट की ऊंचाई पर उसकी एक बड़ी डाली पहाड़ी की ढलान के ऊपर बाहर की तरफ निकली हुई थी। राइफल साथ होने की वजह से उस डाली तक पहुंचने में मुझे काफी मुश्किल हुई। जब गिद्धों के बीच एक नई लड़ाई छिड़ गई तो मैंने डाल पर आगे कदम बढ़ाया। यह संतुलन बनाने का एक बेहद मुश्किल काम था, जहां जरा सा भी चूक या गलत कदम मुझे नीचे चट्टानों पर 100 या उससे भी ज्यादा फीट की ऊंचाई से गिरा सकता था। और फिर एक दोराहे पर पहुंचकर मैं बैठ गया। जिस शिकार से बस कुछ ही पाउंड मांस खाया गया था वह अब पूरी तरह से दिखाई दे रहा था। मैं लगभग 10 मिनट से अपनी जगह पर बैठा था और मुझे अपनी बैठने की जगह ज्यादा आरामदायक नहीं लग रही थी। तभी 2 गिद्ध जो ऊपर चक्कर लगा रहे थे और पेड़ पर उतरने को लेकर हिचकिचा रहे थे, गाय से थोड़ी दूरी पर जमीन पर उतर आए। वे अभी ठीक से बैठे भी नहीं थे कि वे फिर से उड़ गए और ठीक उसी पल शिकार के मेरी तरफ वाली झाड़ी में हल्की सी हलचल हुई और उनमें से एक शानदार नर तेंदुआ बाहर खुले में आ गया। जिन लोगों ने कभी किसी तेंदुए को उसके प्राकृतिक माहौल के अनुकूल परिस्थितियों में नहीं देखा है, वे हमारे भारतीय जंगलों के इस सबसे फुर्तीले और सबसे खूबसूरत जानवर की चाल की नजाकत और उसके रंग रूप की सुंदरता का अंदाजा भी नहीं लगा सकते। और उसकी खूबियां भी सिर्फ बाहरी दिखावे तक ही सीमित नहीं है, क्योंकि वजन के हिसाब से उसकी ताकत किसी से कम नहीं है और हिम्मत में भी वह किसी से पीछे नहीं है। ऐसे जानवर को कीड़ा मकोड़ा समझना, जैसा कि भारत के कुछ हिस्सों में किया जाता है, एक ऐसा अपराध है जिसे सिर्फ वही लोग कर सकते हैं जिनकी तेंदुए के बारे में जानकारी सिर्फ पिंजरे में बंद उन बेचारे भूखे और बीमार तेंदुए तक ही सीमित है। लेकिन मेरे सामने खड़ा वह तेंदुआ जितना खूबसूरत था, उसकी जान जानी तय थी, क्योंकि उसने
मवेशियों का शिकार करना शुरू कर दिया था और मैंने अपनी पिछली यात्रा के दौरान दलकनिया और आसपास के दूसरे गांवों के लोगों से वादा किया था कि अगर मुझे मौका मिला तो मैं उन्हें उनके इस छोटे दुश्मन से छुटकारा दिलाऊंगा। और मुझे नहीं लगता कि उस तेंदुए ने वह गोली चलने की आवाज सुनी होगी जिसने उसकी जान ले ली। जिंदगी में सामने आने वाली कोई समझ से परे बातों में से सबसे मुश्किल बात यह समझना है कि बदकिस्मती किस तरह किसी एक इंसान या किसी परिवार का पीछा करती है। मिसाल के तौर पर उस गाय के मालिक का ही मामला ले लीजिए जिसके पास मैंने उस तेंदुए को गोली मारी थी। वह एक 8 साल का लड़का था जो अपने माता पिता की इकलौता संतान था। 2 साल पहले जब उसकी माँ गाय के लिए घास काटने गई थी तो एक आदमखोर तेंदुए ने उसे मार डाला था और खा लिया था। और 12 महीने बाद उसके पिता का भी यही हश्र हुआ। परिवार के पास जो थोड़े बहुत बर्तन भांडे थे उन्हें पिता द्वारा छोड़े गए छोटे से कर्ज को चुकाने के लिए बेच दिया गया था और बेटे ने अपनी जिंदगी की शुरुआत सिर्फ एक गाय के मालिक के तौर पर की थी। और इसी गाय को गांव के 200-300 मवेशियों के झुंड में से एक तेंदुए ने चुना और मार डाला। मेरे जवान भैंसों की देखभाल उस आदमी ने बहुत अच्छी तरह से की थी जिसके भरोसे मैं उन्हें छोड़ गया था। और मेरे पहुंचने के अगले ही दिन मैंने उन्हें बाहर बांधना शुरू कर दिया। हालांकि मुझे इस बात की बहुत कम उम्मीद थी कि वह बाघिन उन्हें चारे के तौर पर स्वीकार करेगी। नंदौर घाटी में 5 मील नीचे एक बहुत ही बड़ी चट्टान के नीचे एक छोटा सा गांव बसा है जो लगभग 1000 या उससे ज्यादा फीट ऊंची है। पिछले कुछ महीनों में इस आदमखोर जानवर ने गांव के बाहरी इलाके में 4 लोगों को मार डाला था। मेरे द्वारा तेंदुए को गोली मारने के कुछ ही समय बाद इस गांव से एक प्रतिनिधि मंडल मेरे पास आया और मुझसे अनुरोध किया कि मैं अपना कैंप दलकनिया से हटाकर उस जगह ले आऊं जो उन्होंने मेरे लिए अपने गांव के पास चुनी थी। मुझे बताया गया कि उस बाघ को गांव के ऊपर वाली चट्टान पर अक्सर देखा जाता था और ऐसा लगता था कि उसने चट्टान के मुख पर बनी कई गुफाओं में से किसी एक को अपना घर बना लिया है। मुझे बताया गया कि उसी सुबह घास काट रही कुछ महिलाओं ने उस बाघ को देखा था और अब गांव वाले दहशत में थे और इतने डरे हुए थे कि अपने घरों से बाहर निकलने की हिम्मत भी नहीं कर पा रहे थे। प्रतिनिधि मंडल से वादा करते हुए कि मैं उनकी मदद के लिए अपनी पूरी कोशिश करूंगा, मैं अगली सुबह बहुत जल्दी निकल पड़ा। गांव के सामने वाली पहाड़ी पर चढ़ा और अपनी दूरबीन से 1 घंटे या उससे ज्यादा समय तक चट्टान का मुआयना किया। फिर मैंने घाटी पार की और एक बहुत गहरी खाई के रास्ते गांव के ऊपर वाली चट्टान पर चढ़ गया। यहाँ चढ़ाई बहुत मुश्किल थी और मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आई क्योंकि गिरने का खतरा तो था ही जिससे गर्दन टूट सकती थी, साथ ही उस जमीन पर हमले का भी खतरा था जहां खुद का बचाव करना नामुमकिन होता। मित्रों, इस कहानी को यहीं क्लोज करते हैं। आगे की कहानी अगले भाग में। जय हिंद, वंदे मातरम।